हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 21 के बारे में। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं आगे की। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियोस के लिए जो आएगी इसके बाद या आगे होगी, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आप उसको देख लेना। चैप्टर है आपका क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में, ठीक है। यानी कि जो एक तरीके से डिवाइडेशन है उसके बारे में चैप्टर दिखाएगा आपको। यानी कि भाषा, धर्म, इन सब के आधार पे जो क्षेत्र निर्माण होता है, भारत में राज्य बनते हैं। जैसे कि गुजराती बोलने वाले गुजरात के अंदर, ठीक है, और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, राइट, बंगाली बोलने वाले बंगाल में। तो इस तरीके से जो आपको विभाजन देखने को मिलता है, इसी को हम क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। बेसिकली इसको हम विभाजन कहते हैं उनकी धर्म, जाति, भाषा, इन सब के आधार पे, ठीक है। वैसे ही जनजाति समुदाय होते हैं, उनके अंदर भी आपको क्षेत्रवाद दिखाई देगा किसी न किसी बात को लेके। इसी को कहते हैं, कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। तो वही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि क्या बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि किस आधार पे होता है। एक तो संस्कृति के आधार पे होता है, ठीक है, संस्कृति, भाषा, धर्म। और दूसरा होता है भाषा, ठीक है, निर्जातीयता और भाषा। अगर उसकी जाति थोड़ी सी अलग है, जनजाति समुदाय है, एसटी है या एससी है, ओबीसी है, तो भाषा के आधार पे या उनकी संस्कृति, धर्म, उनके आधार पे लोग जो है अपनी एक अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको वो सब नहीं मिल रहा है जो कि उन्हीं के साथ रहने वाले अन्य लोगों को मिलता है, ठीक। तो इसको हम क्षेत्रवाद कहते हैं या असंतुलन कहते हैं। आपको लग रहा होगा ये आज से ही है, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही पहले से होता हुआ आ रहा है, ठीक है। हमने शुरू किया था ये ब्रिटिशर्स जब आए थे हमारे यहाँ पे, तो कुछ समय बाद जो है क्षेत्रवाद की मांग उठने लगी। बेसिकली ये राष्ट्रवाद के साथ साथ ही क्षेत्रवाद की मांग उठनी शुरू हुई, है ना। राष्ट्रवाद मतलब हमें क्या था कि हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाना था, तो हमने राष्ट्रवाद की मांग की कि हमें अपना एक अलग देश दो, यानी कि इसी देश में रहेंगे हम लोग और आप लोग जाओ अपने यहाँ पे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की जो थी वो राष्ट्रवाद की मांग बोलते हैं उसको। और उसके बाद फिर जो है उसी के साथ साथ में हमने क्षेत्रवाद की भी मांग को देखा। उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। देखो, इतना ज़रूरत नहीं होता कि हम पूरा मतलब उसमें डीपली पढ़ें इन सब चीज़ों को। आप मेरा काम इतना है आपको बताने का कि क्या क्या है चैप्टर के अंदर, अदरवाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रवाद, क्षेत्र और क्षेत्रवाद की अवधारणा, ठीक है। यहाँ पे हम अवधारणा पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या है, भारतीय संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ तो लिखा होगा, हाईलाइट किया हुआ है। मोटे तौर पर समाजशास्त्रियों ने भारत में क्षेत्रों के 4 प्रकारों की पहचान की है। एक प्रकार होता है अतीत से जुड़ा, सर्वमान्य धार्मिक प्रतीकों और मिथकों पर आधारित ऐतिहासिक क्षेत्र। कहने का मतलब कि जो इतिहास में जैसे कि मुगल्स वगैरह आए थे या उससे पहले का जो शासन था, तभी से ही जो है अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, है ना। जैसे कि आप देखते हो महाभारत में, तो महाभारत में दिल्ली जो थी ना, उनको वो पहले से ही थी, ठीक है। दिल्ली हमारे जो बहुत पुरानी एक तरीके से राजधानी रही है, जितने भी शासन काल आए हैं उसमें दिल्ली उनकी राजधानी रही है मेन, ठीक है। तो ऐसे जो है इनको हम कह सकते हैं कि क्षेत्र, ये क्योंकि दिल्ली एक अलग क्षेत्र है, ठीक है, उनको एक अलग उसमें बांटा हुआ है कि ये दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली हमेशा से एक कह सकते हो कि पॉपुलर रही है। उसमें बहुत ज़्यादा रश रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पहले से ही, शुरू से ही, मतलब प्राचीन काल से ही यहाँ पे मार्केट बनना शुरू हो गई। लोगों का जो काम था वो यहाँ पे शुरू से ही आने को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा भाषा कह रहा है कि भाषा के आधार पे बनती है कोई भी, ठीक है, क्षेत्र। क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली में आप हर किसी को देखते हो, कोई भी भाषा का व्यक्ति देखो किसी भी राज्य में, जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप मराठी हो तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर आप मराठा हो तभी जा सकते हो। नहीं, आपकी कोई और लैंग्वेज है, आप हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, ठीक है, बंगाली बोलते हो, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हो आप वहाँ पे जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, राइट। तो वो एक बना हुआ है, सिर्फ उसका नाम उस आधार पे रखा हुआ है, क्योंकि उनको, उन वहाँ के जो लोग हैं या जो डिमांड करते हैं क्षेत्रवाद की, वो इतने समझदार नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्या ज़रूरत है आपको इतना टाइम वेस्ट करने की कि क्षेत्रवाद
जो है हमारे नाम के आधार पे। दो, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे वो डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं दूसरे लोगों की वजह से, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा अपना एक अलग स्टेट्स हो, ठीक है, या फिर एक राष्ट्र हो जिसमें कि हम खुद अपना अपने हिसाब से कानून बनाएं और उसको काम करें उस पर, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि सांस्कृतिक समरूपता पर आधारित होता है, ठीक है, यानी कि सभी की एक संस्कृति है तो एक राष्ट्र बन जाएगा, राइट। और अ- अतः जाति पद व सांप्रदायिक प्रतिष्ठा जैसे कुछ प्राधारिक सिद्धांतों पर आधारित पहचान वाले प्राधारिक क्षेत्र, यानी कि कुछ पुरानी सांप्रदायिक जो होते हैं, ठीक है, रिलीजन के आधार पे उस पे भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश यहाँ पे करेगा कि बेशक कोई क्षेत्र एक प्रादेशिक संकल्पना हो, इसके लक्षण विशिष्ट प्रादेशिक नहीं होते। और दूसरा, क्षेत्रवाद मूल रूप से उनके अपने राजनीतिक नेतृत्व और जनसाधारण द्वारा उन क्षेत्रों के भिन्न भिन्न अनुभवों के कारण पैदा होता है। तो वही मैंने आपको बताया कि क्षेत्रवाद इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा जो अधिकार है या हमारे साथ जो व्यवहार है वो अलग हो रहा है, इन लोगों के साथ अलग हो रहा है। तो कुछ समुदाय ऐसा फील करते हैं और होता भी होगा उनके साथ, तभी वो जो है उस सब चीज़ों से ऊब के, ठीक है, परेशान होके ऐसे अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, ठीक। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे जो अवधारणा दे रहे होंगे क्षेत्रवाद की, कि क्षेत्रवाद को हम कैसे जो है 1 से 2 लाइन में या 4 लाइन में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक पहले व्यक्ति आपको मिलेंगे, रशीदुद्दीन खान का तर्क, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति है, विद्वान होते हैं बेसिकली, ये ऐसे ही नहीं कोई आम इंसान है, एक विद्वान होते हैं, वही अपने विचार प्रकट करते हैं, उन्हीं के विचार हम इन बुकों में जो है बड़े बड़े जो लोग बुक प्रिंट करते हैं वो छापते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कहीं से भी आ गया कोई आम इंसान ने बोल दिया तो उसको लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये एक विद्वान है जो कि बता रहे हैं बेसिकली। देखो यहाँ पे क्या है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं क्षेत्रवाद की, कि क्षेत्रवाद होना चाहिए, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की मांग करते हैं। उनका मानना है कि क्षेत्रवाद होना चाहिए क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग जिनको अपने साथ व्यवहार जो है अलग लगता है या उनके साथ भेदभाव हुआ है, शोषण हो रहा है, लगातार हो रहा है, तब वो ऐसा कदम उठाते हैं। और जो कि अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको इंडिया में देखने को मिलती है, संविधान में लिखा हुआ है कि हम क्षेत्र की मांग कर सकते हैं, ठीक है, अलग क्षेत्र की मांग, अलग प्रांत की मांग, यानी कि राज्य की मांग हम कर सकते हैं। अब वो कैसे भी हो सकता है, इनका मानना है कि वो हम सामाजिक रूप से अगर कोई प्रताड़ना हो रही है तब कर सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से अगर हम अलग हैं, इतिहास अलग है हमारा, भाषा आर्थिक रूप से हम अलग हैं, तब हम क्षेत्र की मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन आधारों पे जो रशीदुद्दीन खान है वो कह रहे हैं। उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, A K बरुआ का तर्क, ठीक है, A K बरुआ, ठीक है। तो ये भी एक विद्वान है, ये भी अपना तर्क रखते हैं, ये भी साइड ले रहे हैं बेसिकली कि भाई क्षेत्रवाद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब असंतुलन होता है दो क्षेत्रों के बीच में तो वहाँ पे जाए, देखो एक क्षेत्र में जैसे कि एक पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कुछ लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बहुसंख्या में है, ठीक है, ये लोग बहुत संख्या में रहते हैं, ठीक है। और दूसरे जो जातियां हैं वो जैसे कि दो अलग अलग क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग तो कम क्षेत्र में है, यानी कि 30% ये है और ये लगभग आपको 15% ऐसे, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं इनकी ज़्यादा चलेगी यहाँ पे, राइट। या फिर कभी कभी उल्टा भी होता है, जो क्षेत्र में कम होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो इनकी ज़्यादा चलती है। फिर क्या होगा, इनमें झगड़ा होगा आपस में, चीज़ों को लेके, धर्म को, भाषा को, या आर्थिक रूप से झगड़ा होगा, तो ये क्या करेंगे, ऊब के, परेशान होके अलग क्षेत्र की मांग करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसी को इन्होंने समर्थन किया है, ऐसा होता है, ठीक है। क्षेत्रवाद की मांग ऐसे ही नहीं होती कि कुछ भी उठा के चल दिए, मांग लिया, नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होते हैं उसके पीछे। लेकिन देखो आजकल क्या हो रहा है कि क्षेत्रवाद एक ट्रेंड बन गया है कि हमें अलग क्षेत्र चाहिए, बस ऐसे ही चाहिए, मन नहीं कर रहा, मतलब मन कर रहा है तो अपना अलग क्षेत्र मांग लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको कोई प्रॉब्लम है साथ में रहने में तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम है, वो सब में होता है। आप अपनी जाति के साथ में भी रहोगे, अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ में भी रहोगे, तब भी वो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे कमी दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद एक और समाजशास्त्री है, या इनको विद्वान कह सकते हैं,
एट द एंड एक ये लोग हैं जो कि इसका विरोध करते हैं कि क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉल और ब्रॉस। हम्म, तो ये दो लोग हैं, ये इनका मानना है कि किसी भी देश में अगर भारत के संदर्भ में देखें तो क्षेत्रवाद नहीं हो तो ही अच्छा है, क्योंकि क्षेत्रवाद से ना हमारे बीच में लड़ाइयाँ पैदा होती है। राइट, लड़ाइयाँ कैसे? इन्होंने एक एग्जाम्पल दे के कोशिश की है कि जैसे कि एक नदी है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, यहाँ से नदी जा रही है, ठीक, नदी जा रही है, और एक क्षेत्र यहाँ पर है ना, एक अलग राज्य है, ये एक पहला स्टेट है, दूसरा एक ये स्टेट है, और यहाँ से नदी ऐसे जा रही है, ठीक है, इनके साथ बह के। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये नदी हमारी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से बह के जा रही है तो ये हमारी नदी हो गई। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर इसके चक्कर में क्या होता है, इनको पानी मिलना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा, झगड़ा होगा डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं इंडिया में पानी के ऊपर ही होते हैं, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग पानी की कदर नहीं करते, वो चीज़ अलग है। पता है कि पानी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते। जो हाँ, जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे भी हम उसको वेस्ट करते हैं खामा खामे। तो ये जो है ना, इसलिए यहाँ पे जो है लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलती है कि भाई पानी के पीछे लड़ाई हो गई। तो ये क्षेत्रवाद से ना एक दूसरे में अलगाववाद पैदा होता है कि ये लोग अलग हैं, है ना, हम लोग इनसे अलग हैं। क्षेत्रवाद से अगर हम क्षेत्रवाद की मांगे ना करें, भारत पूरा एक राष्ट्र बन जाए, ठीक है, तो मतलब फिर दिक्कत ही क्या है, पूरा एक संपूर्ण भारत, यहाँ पे कोई क्षेत्र ना हो, कोई कुछ ना हो, तो क्या दिक्कत है, ये इनका मानना है, ठीक है। यानी कि कोई भी देश को बंटवारा अगर होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखो, आपका घर है, घर में आप रहते हो, फ्रीली रहते हो, वहाँ पे कोई आपको परेशान नहीं करता कि आप यहाँ पे रहो या यहाँ पे, या पानी के पीछे लड़ाइयाँ हो रही है, घर के अंदर थोड़ी ना होती है ये सब चीज़ें। ऐसे ही देश भी हमारा घर है, तो हमें वहाँ पे भी ऐसी, मतलब क्षेत्र के पीछे लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, राइट, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आज है कल नहीं है, ठीक है, इंसान कभी भी जा सकता है, कोई पता नहीं होता, क्यों लड़ाई करना है। उसके बाद औपनिवेशिक काल में क्षेत्रवाद ऐतिहासिक उत्पत्ति। तो यहाँ से मैंने आपको बताना था कि शुरुआत जो है ना इस मांग की कि भाई क्षेत्रवाद, ये औपनिवेशिक काल से आया, मैंने आपको बता दिया था पहले भी, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई। लोगों को लगा कि यार, मतलब लोग चिढ़ गए, इनकी जो शासन व्यवस्था थी औपनिवेशिक काल की, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, ये खुद के लिए ज़्यादा करते थे, ठीक है, और हमारे लिए बहुत ही कम सोचते थे। वो जो भी सोचा इन लोगों ने वो अपने हिसाब से सोचा ताकि इनका फ़ायदा हो सके। ट्रेन लेके आए तो वो अपने लिए अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि खुद सफ़र कर सके और जो माल है वो ढोने में दिक्कत ना हो, आराम से पहुंच सके कहीं पे भी। तो उस हिसाब से लेके आए थे। तो ये औपनिवेशिक काल से ही लोग इनसे जो है चिढ़ने लगे कि भाई हम हमें बस जो ट्रेन होती है, बस होती है, उसमें बैठने का अधिकार नहीं होता, सही तरीके से हम बैठ नहीं सकते, ठीक है, फ्रीडमली हम जो है कहीं भी जा नहीं सकते। तो इसलिए लोग चिढ़ गए इनसे, और फिर जाके जो है ना राष्ट्र की मांग के साथ साथ ही क्षेत्रवाद की मांग शुरू हुई, ठीक है। तो ये समय जो है आपको पहले का मिलता है। फिर हम बात करते हैं एक लास्ट समय की, जब हम बोलते हैं 1950 से 60 के दशक में। देखो, क्षेत्रवाद ना, ये जो 50 का दशक है, ये संविधान जब बन गया तब की हम बात करते हैं। संविधान बनने से पहले भी ये जो डिमांड थी ना, ये पहले से ही थी। और जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, ठीक है, जब कांग्रेस शुरू शुरू में बनी थी 1885 में, ठीक है, ये समय था कांग्रेस का स्थापना का, पहली बार जब एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हमें देखने को मिली। तो शुरू शुरू में तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया कि हमें राष्ट्रवाद चाहिए। लेकिन फिर बाद में जैसे ही 1920 का दौर आया, ठीक है, 1920 के आसपास का दौर आया, 1920 1919 के आसपास का, तो उस समय कांग्रेस को भी ये रियलाइज़ हो गया कि यार, अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे चीज़ों को, धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे अगर हम देश को बांटेंगे, तो कितने टुकड़ों में देश बट जाएगा और इससे विभाजन पैदा होगा, वो अलग चीज़ होगी। लोगों में जो संप्रदायवाद पैदा होगा, एक दूसरे के प्रति जो घृणा पैदा होगी, वो एक अलग होगी। तो इसीलिए इन लोगों ने भी समझदारी से काम किया, और इनको इनको पता चल गया कि यार, ऐसे अगर हम बांटने लगे, ठीक है, क्षेत्र को जाति के आधार पे या भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, तो दिक्कतें हो सकती है। फिर संविधान में इन्होंने इनको करना था कुछ ना कुछ बदलाव कि भाई मांग तो सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं और उनके साथ भेदभाव भी होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने संविधान में चीज़ों को रखा कि आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कंडीशंस लगा दी वहाँ पे,
राइट, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंडीशन नहीं पढ़ी होगी यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे लिखी नहीं है क्या थी, पर मैं आपको बता दूंगा कि किस संविधान के अंतर्गत जो है आपको क्षेत्र की मांग करने का अधिकार मिलता है। ठीक है, जैसे अनुसूचित जातियाँ होती हैं ना, एसटीज या एससी होते हैं, या और जो ओबीसीज होते हैं, या और जातियाँ जो होती हैं वो डिमांड करती हैं इन सब की कि क्षेत्रवाद चाहिए, तो वहाँ पे कंडीशंस होती है। ऐसे ही नहीं क्षेत्रवाद दे देंगे उनको, उनकी मांग हो है तो उनको दे दिया, कंडीशन देखी जाती है, उसके बाद जो है उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। ऐसे तो सभी मांगने लगेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। राइट, तो बात करते हैं 1950 के बाद का। मैंने आपको बता दिया कि पहले कैसा था, डिमांड तो पहले से ही थी, आपको बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं आगे की कि 1950 और उसके बाद जो 60 तक का जो दशक था वो कैसे गुजरा इंडिया का। औपनिवेशवाद के तत्काल बाद ताज़ा हालातों में क्षेत्रीय समस्याएं मुख्य क्षेत्रीय दबावों इन आंदोलन के रूप में उभरी, जिनका संचालन क्षेत्रीय भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में संघीय राज्य क्षेत्रीय विभाजन से मेल खाता है। उसके अलावा भारतीय संविधान में भारत की क्षेत्रीय विषमता जातीयता को मान्यता के रूप में संविधान सभा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो हमारे इंडिया की जितनी भी कास्ट थी उनको संविधान में समानता का अधिकार देने की बात की गई, आपको ये तो पता ही है। केंद्रीय सरकारों राज्यों के बीच उन्हें परस्पर निर्भर बनाते हुए संवैधानिक शक्ति के बंटवारे के संबंध में सहकारी संघवाद की संकल्पना के प्रति अपनी निष्ठा के विषय में संविधान के सदस्यों के बीच एक तत्काल महसूस की जाने वाली आवश्यकता के कारण था, ताकि सांप्रदायिक कट्टरता कम कर सके, भीषण खाद्य संकट से कुशलता से निपट सके। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये आपको जो क्षेत्रवाद है ना उसका एक पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है कि इससे क्या होता है कि काम करना आसान हो जाता है। अगर कोई भी देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा तो उस पर शासन करना आसान हो जाएगा। छोटा क्षेत्र होगा, ठीक है, उस क्षेत्र पे काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, उस पर जो व्यवस्था है, लोक प्रशासन है, उस पर वो करना आसान हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि और जो प्रॉब्लम्स होती है छोटी मोटी खाद्य प्रॉब्लम है, तो अलग अलग अगर उसको हम हिस्सों में बांट दें तो समस्याएं कम हो सकती है ना। जैसे कि यहाँ पे कुछ गेहूँ उग रहा है तो वो यहाँ पे तो जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर हम उसको सैर भी कर सकते हैं, ये सेल कर देंगे उस गेहूँ को, तो इनका फ़ायदा होगा, पैसा आएगा, पैसों से फ्री है किसी और राज्य से कुछ और सामान खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, एक बिजनेस के लिए उन्होंने कहा कि ये ऐसा हो सकता है, खाद्य संकट कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक देश के लिए एक जगह पे उग रहा है अनाज तो वहाँ पे दिक्कत पैदा हो जाती है ना। और शासन चलाना आसान करने की कोशिश की गई, और कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्हें अल्पमत में होते हुए भी भारतीय संघीय व्यवस्था में बेहतर विकेंद्रीकरण की वकालत की। और कुछ लोगों ने संघ की बात की गई कि भाई संघ होना चाहिए, कि भाई हमारा जो पूरा देश है पूरा एक संघ होना चाहिए, यहाँ पे हम बटे हुए ना हो, क्षेत्रवाद ना हो यहाँ पे, ऐसी डिमांड भी की गई। ठीक है, ये बेसिकली ज़्यादा जो लोग थे वो गांधीवादी विचारधारा के थे। ठीक है, और उनमें से कांग्रेस भी एक थी। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी एक थी। मैंने भी आपको बता दिया था पीछे की कैसे जो है व्यवस्था हुई। पहले डिमांड कर रहे थे कांग्रेस भी कि भाई क्षेत्र होना चाहिए अलग अलग जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे। जाति 4000 से ऊपर है, ठीक है, और भाषा भी मतलब उसी लेवल के आसपास में 100 200 300 भाषा हमारे इंडिया में बोली जाती है, छोटे से बड़े स्तर पे। तो उस हिसाब से बहुत ही मुश्किल था ऐसे बंटवारा करना। ठीक है, क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ जाएगा और उस पर काम करना और मुश्किल हो जाएगा। इतने छोटे छोटे टुकड़ों पे काम कैसे करोगे आप। ठीक है, जैसे कि भारत है, अभी तो सिर्फ कुछ ही स्टेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 29 स्टेट्स हैं, वहाँ पे अगर हम ऐसे बांटते तो लगभग 300 से ज़्यादा स्टेट बनते, तब कैसे काम हो पाता। ठीक, तो ये इसीलिए भी जो है, और चुनाव कराना पड़ता सभी स्टेट्स का अलग अलग, और पैसा खर्च होता, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता हमें। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु मांगों के रूप में हुई, ताकि प्रमुख भाषाई समूह के उनके अपने राज्यों में समेकित किए जा सके। उसके बाद अपर्याप्त संसाधन, हाँ यहाँ पे देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा आपको। ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, जो भी सामान होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, गेहूँ चावल दाल जो आप खाते हो, उनका असमान वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है किसी भी चीज़ का वो समान ना हो,
तो उस कंडीशन को हम असमान या संसाधनों का अपर्याप्त संसाधनों का वितरण कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि कोई क्षेत्र में गेहूँ बट उगता है, ठीक है, गेहूँ उग रहा है, और किसी और क्षेत्र में हम किसी को तो हम 50% दे रहे हैं और किसी को हम 1% भी सही से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या है, असमान वितरण है, इसी को ख़त्म करने की बात कर रहा है ये, ठीक है। इससे भी जो है संघवाद या हम असंतुलन पैदा होता है, क्षेत्र या असंतुलन पैदा होता है, यानी कि क्षेत्रवाद की मांग होती है, अलग राज्य की मांग होती है, अलग देश की मांग की जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो मिलना चाहिए, हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीन रहे हैं लोग, ठीक है। इसीलिए भी क्षेत्रवाद की मांग की जाती है। आर्थिक कारक ने एक, हाँ, आर्थिक कारण भी एक कारण होता है कि भाई हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो एक जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है, तो इसके कारण भी आपको देखने को मिलता है क्षेत्रवाद होता है ना, उसको पनाह मिलती है। अभी देखो जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, मैप को माइंड मत करना, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कोई स्टेट ऐसा है जहाँ से टैक्स कम आ रहा है ना, कोई ऐसा है जहाँ से टैक्स कम आ रहा है, और एक यहाँ से कम टैक्स आता है, ठीक है, एक राज्य ऐसा है जहाँ से टैक्स जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उल्टा कर देती है, ठीक है, जहाँ से टैक्स ज़्यादा आता है ना, उसको बाद में जब वापस बजट देती है तो वो कम देती है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कम है, जहाँ से टैक्स कम आ रहा है, इसका मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा गरीब हैं, सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा पैसा देगी, सबसे ज़्यादा पैसा इन क्षेत्रों में जाता है जहाँ पे सबसे कम टैक्स आता है। ये रूल है, ऐसा होता है इंडिया में, ठीक है, सब जगह होता है, यहाँ पे भी होता है, संविधान ने दिया हुआ है इस तरीके से, ताकि जो असमानताएं हैं वो ख़त्म हो सके, और जो स्टेट्स ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं उसकी वो स्टेट और स्टेट्स की मदद कर सके, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करती है, गरीब लोगों से, सॉरी, अमीर लोगों से, या जो अमीर स्टेट्स है उनसे लेके गरीब स्टेट्स को बांटती है पैसा, ठीक है। तो ये आर्थिक रूप से जो है उस समय था, तो लोगों ने डिमांड की, और फिर बाद में ये व्यवस्था की गई कि ऐसे होना चाहिए। शुरू शुरू में देखो दिक्कतें होती है, क्योंकि नया संविधान बना था और बिल्कुल नया था, देश हमारा एकदम आज़ाद नया नया हुआ था, तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हुए थे, तो इसलिए डिमांड कर रहे थे उस समय। आज ऐसी आर्थिक रूप से डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं उठती, हाँ आरक्षण मांगते हैं, पर यही नहीं कहते कि हमारा अलग क्षेत्र बना दो, ठीक है। भाषा के आधार पर बन सकता है अभी, जाति के या संस्कृति के आधार पे, कि हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके आधार पे डिमांड की जाती है। जैसे कि अभी आपको एक न्यूज़ में आ रहा होगा लद्दाख का, लद्दाख जो है वो एक अभी यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि अभी ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक अलग राज्य बना है, तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने अंडर में लिया हुआ है इसको। और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ना एसटीज जो समुदाय है वो ज़्यादा है, तो छठी अनुसूची के आधार पे हमें ज़्यादा स्वायत्ता दी जाए और हमारा एक अलग स्टेट हो, ताकि उस स्टेट के बूते हम लोग अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ और लाभ उठा पाए जो भी सरकार की पॉलिसीज़ है उनका। लेकिन गवर्नमेंट इनका अभी कोई भी न्यूज़ में नहीं दे रही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है एकदम, ठीक है। सोनम वांगचुक जो है, थ्री इडियट्स के जो मेन हीरो थे, आमिर खान, उनका जो एक तरीके से जो रोल किया है वो सोनम वांगचुक है मेनली, वो एक रियल व्यक्ति है, और आपको लद्दाख में मिलेंगे वो, ठीक है। वो अनशन पे बैठे हुए थे 21 दिन से, फास्ट पे, ठीक है, भूखे पेट, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, एट द एंड उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे रह गया है, इसको कवर करेंगे और चैप्टर खत्म होने वाला है आपका। ये कह रहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि किस कारण राज्यों के पुनर्गठन हेतु मांग पर विचार किए जाने हेतु क्रमश जून और सितंबर 1948 में गठित ए के दर तदुपरांत जे वी पी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पी सीतारामैया, कुछ लोग यहाँ पे आपको देखने को मिले बड़े बड़े, के नेतृत्व वाले दोनों ही भाषाई प्रदेश आयोग ने इस आधार पर राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया कि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, आप इसको याद रख लेना। यानी कि एक ऐसा लिख सकते हो कि एक पुनर्गठन आयोग बनाया गया कि जो स्टेट्स होते हैं
उसकी रिसर्च करने के लिए कि हम स्टेट्स को अलग कर सकते हैं या एक पुनर्गठन कर सकते हैं चीज़ों का, राष्ट्रों का या राज्यों का। तो वहाँ की जो समितियाँ थी उनमें ये लोग मुख्य थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे और ये सीतारमैया थे। तो इन लोगों ने फिर जो है बाद में एक निष्कर्ष दिया कि हम इस आधार पे नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो राष्ट्र है उसको खतरा होगा, यानी कि देश जो भारत है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। इससे संप्रदायवाद फैलेगा, क्षेत्रवाद फैलेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको निरस्त कर दिया, उस एक सिस्टम को जो उन्होंने मांग की थी लोगों ने, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे अपने अलग राज्य की। लेकिन भारत है, जो गवर्नमेंट है वो दबाव में आ जाती है कुछ भी करके। तो फिर एट द एंड क्या हुआ, भाषाई क्षेत्रीय आंदोलन के मामले में ये आवश्यक मानकर चले कि केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व ने जल्द ही महसूस कर लिया था कि भाषाई राज्यों का सर्जन किया जाना इस मांग की साफ साफ ठुकराए जाने से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। यानी कि जो कांग्रेस उस समय जो है सत्ता पार्टी थी, तो फिर कुछ समय बाद उनको डर लगा कि सत्ता न छिन जाए, या फिर एक और चीज़ थी कि संप्रदायवाद या क्रांति दंगे ना हो जाए, इसके लिए कि उन्हें ठुकरा दिया है उस प्रपोजल को क्षेत्रवाद के, कि भाई अलग क्षेत्र की मांग जो लोग कर रहे हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम देंगे ही नहीं। फिर बाद में उनको मानना पड़ा, ठीक है, लोगों के दबाव के कारण, क्योंकि उनको लगा कि भाई खतरनाक हो सकता है, इसके लिए सही रहेगा कि आप उसको हाँ कर दो कि भाई आप बना लो, ठीक है, क्षेत्र के आधार पे अपना जो अलग जाति या भाषा जो भी थी उसके आधार पे अपना अलग एक राज्य बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ लोग थे ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, फजल अली, HN कुंजरू, KN पडिकर, ये कुछ लोग थे जो कि उस समिति के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और भाषाई विभाजन होकर रहा, ठीक है, भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य आपको देखने को मिलेंगे। अब जो भी जितने भी राज्य हैं, पंजाबी बोलने वाले पंजाब के अंदर, गुजराती बोलने वाले गुजरात के अंदर, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में, ठीक है, और उड़िया बोलने वाले उड़ीसा में, ठीक है, महाराष्ट्र बोलने वाले जो मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में। तो ये आपको इंडिया में देखने को मिला। इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहा गया है, ठीक है। तो ये इसके तहत संविधान में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो छोटी सी चीज़ दिख रही है ना आपको, ये 1956। तो ये जब हमारा संविधान बन गया ना, उसके बाद डिमांड ज़्यादा उठी, तो 1956 में संविधान बनने के 5 से 6 साल बाद ये दोबारा से उसमें संशोधन किया गया और एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, ठीक है, जो कि ये जो है राज्यों को अलग दर्जा देने की, धर्म के आधार पे या भाषा के आधार पे अलग बनाने के लिए रहता है, ठीक है। इसका काम यही है, इसलिए लेकिन अपने आप काम नहीं करता, गवर्नमेंट बोलती है इसको काम करने के लिए, ठीक है। वो ये जो टॉपिक है आपको यही बताएगा कि कैसे अलग अलग जो है आधार पे पुनर्गठन होता है राज्यों का। जैसे कि धर्म के आधार पे हो गया मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम देखने को मिलेंगे आपको ज़्यादातर। पंजाब में आपको पंजाबी ही देखने को मिलेंगे, और भी कास्ट के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबी ही हैं, और भी लोग रहते हैं वहाँ पे। भाषा के आधार पे देखने को मिलता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश आंध्री भाषा बोलते हैं, तेलुगु में तेलुगु भाषा बोलते हैं, तमिलनाडु में तिमली बनी कौन सी भाषा है वो बोलते हैं। और जनजातीय मूल पर आधारित होता है, यानी कि आदिवासी जो होते हैं उनके, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो बने हुए हैं ना, ये अलग अलग राज्य हैं। हिमालय और जो है पूर्वी भारत, यानी कि जो एक अपना पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत वहाँ का जो क्षेत्र है, जैसे नागालैंड है, बोडो है, ठीक है, और मीती है, ये जो अलग अलग राज्य आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्र आपको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, ये इन्हीं के आधार पे बने हुए होते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि किस आधार पे इंडिया में क्षेत्रवाद पनपता है और अलग राज्य की मांग करते हैं, ठीक है, धर्म के आधार पे, भाषा और जनजातीय या पहाड़ी लोग जो होते हैं वो अपनी अलग डिमांड करते हैं क्षेत्र के आधार पे। तो ये इंडिया में आपको देखने को मिलता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि एक्सप्लेन करना ज़रूरी था आपके लिए, और इसके बाद आप ये जो टॉपिक्स हैं आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर टाइम ना हो तो लीव कर सकते हो, बाकी मैंने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर टाइम हो तो डेफिनेटली पढ़ लेना, अदरवाइज लीव कर सकते हो आप। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।